अस्सलाम वालेकुम। 2017 में हमने पाकिस्तान के शहर एबटाबाद की एक पुरसकून और छोटी सी किराए की जगह में मुंतकिल होने का फ़ैसला किया। ये घर कुछ ख़ास नहीं था। 3 कमरे, एक कॉरिडोर, ना बेसमेंट और ना ही कोई छत, लेकिन सब कुछ साफ़ सुथरा था और माहौल भी पुरसकून और मामूली था। कुछ महीनों तक सब कुछ बिल्कुल ठीक था। ना कोई अजीब आवाज़, ना कोई मनफी सूरत हाल, बस एक ऐसा घर जहाँ सुकून था। लेकिन ये सुकून मेरी ज़िंदगी में ज़्यादा देर तक नहीं रहा। एक दिन सुबह का मामूली वक्त था। मैं उठा, तैयार हुआ, अपनी बीवी और 2 बच्चों को खुदा हाफिज़ कहा और काम पर चला गया जैसे रोज़ का मामूल था। मेरा 5 साल का बेटा घर पे था, अपनी माँ और बड़ी बहन के साथ। सब कुछ ठीक था। शाम को जब मैं घर वापस आया तो मैंने वैसे ही कुछ एक्सपेक्ट किया जैसे रोज़ होता था। बच्चों के खेलने की आवाज़ या खाने की खुशबू, लेकिन इस बार घर में गरूर सा सन्नाटा था। ऐसा नहीं कि डर लगने वाला सन्नाटा, बस खाली लग रहा था घर। मुझे लगा शायद सब मार्केट गए हैं, लेकिन फिर भी मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। तसल्ली के लिए मैंने पूरे घर का चक्कर लगाया, सबके नाम लेकर आवाज़ लगाई और हर कमरे का दरवाज़ा खोला। हर दरवाज़ा खुला हुआ था और हर लाइट बंद थी। जब कुछ मुझे मिला नहीं तो मैंने थोड़ा मुस्कुराया कि शायद ये सब मुझे डराने के लिए छुपे हुए हैं। वापस लिविंग रूम में गया और सोफ़े पर बैठ गया, जो कि बेडरूम्स की तरफ जाने वाले हैं। मैं अभी तक ऑफिस के कपड़े में था और बस रिलैक्स होने लगा। जैसे ही मैंने लाइटर जलाया, अचानक से वो भाग कर आया पिछले बेडरूम से। मेरा बेटा या कोई और, या कोई ऐसी चीज़ जो उसकी तरह की नज़र आती थी। वो सीधा हालवे में दौड़ा जहाँ लिविंग रूम की रोशनी और अंधेरा मिलता था और वहाँ रुक गया। बस मुझे घूरता रहा। मैं इतना ज़्यादा घबरा गया कि पीछे गिरते गिरते बचा। दिल हलक में आ गया और मैं रिफ्लेक्स में किचन की तरफ भाग गया। लेकिन जब मैंने वापस हालवे की तरफ देखा तो वो वहाँ से गायब हो चुका था। वहाँ कुछ नहीं था। मैं देर तक उस अंधेरे हालवे को घूरता रहा, किसी भी आवाज़ को सुनने की कोशिश करता रहा, लेकिन कुछ भी सुनाई ना दिया। मेरा बेटे की उम्र 5 साल थी। वो इतनी देर चुप नहीं रह सकता था, ना ही प्रैंक करने में इतना परफेक्शन थी कि वो हंसी रोक पाता। अगर ये उसका मजाक होता तो वो पर्दे के पीछे हंस रहा होता या अलमारी से निकल के भाऊ कह देता। और अगर उसने कोशिश भी की होती तो उसकी बहन ज़रूर हंसकर मामला बिगाड़ देती। मुझे अपने बच्चों का रवैया अच्छी तरह से पता है और मुझे याद था कि मैंने बैठने से पहले हर कमरा चेक किया था। कमरे में कोई नहीं था। तो फिर वो कमरे से निकलकर हालवे की तरफ कौन गया था? कौन भागा था इतनी तेज़? लेकिन फिर भी मैंने एक बार फिर से पूरे घर का छानबीन शुरू किया। हर अलमारी खोली, हर बिस्तर के नीचे देखा, बाथरूम, लॉन्ड्री कॉर्नर, हत्ता के किचन के कैबिनेट्स तक देख लिए मैंने। लेकिन मैं बिल्कुल अकेला था और तब मुझे यकीन हो गया, जो भी मैंने देखा था वो मेरा बेटा नहीं था। मैं फ़ौरन घर के बाहर भागा और बरामदे पर खड़ा हो गया। घूमता रहा, सड़क को देखता रहा। 10 मिनट, 20 मिनट, फिर मुझे वो नज़र आए। मेरी बीवी, बेटा और उसकी बहन हाथों में शॉपिंग बैग्स लेकर सीधा बाज़ार से आ रहे थे। मेरा दिल बैठ गया, क्योंकि जो चीज़ मैंने बेडरूम से निकलती देखी थी वो उस वक्त भी घर के अंदर ही थी जब मैं वहाँ आया था, और वो मेरे बेटे की तरह ही दिखती थी। इसी तरह के मुख्तलिफ वाक़यात मेरे साथ इस घर में होते रहते हैं। अभी फ़िलहाल मैं आपके साथ यही शेयर कर रहा हूँ। आगे आपके साथ ज़रूर और वाक़यात शेयर करूँगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये वाक़या हमारे साथ शेयर किया। पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी में कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं जो मैं समझना नहीं चाहता, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे तजुर्बे के बारे में बताने जा रहा हूँ जो मुझे सच में दहशत में डाल गया। गुज़िश्ता 20 सालों से मेरा काम गाड़ियों के निज़ाम से मुतल्लिक रहा है। मैंने कई बड़ी और इंटरनेशनल कंपनीज़ के साथ फ्लीट मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन के रोल्स निभाए हैं। एक मर्तबा मैंने हुकूमती डिपार्टमेंट के साथ काम किया। तकरीबन 2005 में पाकिस्तान के मोटरवे पुलिस ने फ़ैसला किया कि वो हाईवे पर एक ख़ास फोर्स बनाएंगे जो मोटरवे को महफूज बनाए रखे। इन अफराद को ट्रैफिक ऑफिसर्स कहा जाता था।
अगर आप अब देखें तो इन्हें हाईवे पेट्रोल ऑफिसर्स कहते हैं। मैंने उन्हीं दिनों में उनकी फ्लीट में इस्तेमाल होने वाली एक लैंड क्रूज़र के साथ तस्वीर भी ली थी, जो आज भी किसी मुकाबले या एंट्री में छुपाई होगी मैंने। हालांकि वो गाड़ी इस काम के लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं थी, लेकिन मेरी बात किसी ने नहीं सुनी थी। ये कहानी मेरी नौकरी के उन दिनों के फ्रस्ट्रेशन के बारे में नहीं है। हमारे पास मुल्क भर में कई ट्रेनिंग सेंटर जहां नए ट्रैफिक ऑफिसर्स डिफेंसिव ड्राइविंग और मुश्किल सूरतों का सामना करना सिखाया जाता था। ये अक्सर पुराने अड्डे होते थे जहां रनवे पर ट्रेनिंग के लिए नक्शा बनाया जाता था और एक पुराने हैंगर में गाड़ियां रखी जाती थीं। पंजाब के इलाके मियांवाली के पास एक छोड़े हुए पुराने एयरफील्ड मोची वाले एयरबेस में हम हैंगर नंबर 1 इस्तेमाल करते थे। ये एक बहुत बड़ा हैंगर था जहां 15 के करीब लैंड क्रूज़र और निसान पेट्रोल्स खड़े होते थे। उन्हें छोटी छोटी दूरियों पे पार्क किया जाता था और फिर भी हैंगर का खौफ सिर्फ छोटा हिस्सा भर पाता था। मैं एक सुबह ट्रेनिंग सेक्शन के दरमियान वहाँ इन्वेंट्री चेक करने गया। टायर, ट्रेड, कोन्स, एमरजेंसी किट्स वगैरह। मार्च की सर्दी का दिन था। सुबह 6 बज रहे थे। मैंने एयरफील्ड के मैनेजर दानिश से चंद लम्हों के लिए गुफ्तगू की। उनके ऑफिसर की किचन में चाय बनाई और अपनी गाड़ी लेकर हैंगर नंबर 1 की तरफ निकल गया। उस वक्त हल्की हल्की बारिश हो रही थी और धुंध भी थी थोड़ी बहुत। मैंने हैंगर का बड़ा रोलर दरवाज़ा खोला और बस इतना खोला कि मेरी अपनी गाड़ी अंदर जा सके। फिर दरवाज़ा बंद कर दिया। गाड़ियों की कतार दीवार के साथ थी। सबके पीछे का हिस्सा दीवार की तरफ था और मुंह अंदर की तरफ। मैंने अपनी गाड़ी पार्क की, लाइट ऑन की, चाय का मग उठाया, क्लिपबोर्ड लिया और काम शुरू कर दिया। अगले 40 मिनट में मैंने गाड़ियों के टायर्स, लाइट और सामान का चेक लेना शुरू किया। जब मैं एक पाथ फाइंडर के पीछे झुका हुआ था तो कोलैप्साइबल साइन गिन रहा था, तो अचानक मुझे एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी। ठीक है, अब कोशिश करो। ये आवाज़ बहुत नॉर्दर्न एसेंट में थी और एकदम से गूंज उठी। मेरा पहला ख्याल था ये कौन था। मैं गाड़ियों के दरमियान से गुजरा और हैंगर के सामने आ गया, लेकिन सामने सिर्फ खाली हैंगर था। मैं चीखा कोई है, लेकिन बस खामोशी थी वहाँ पर। वो खामोशी इतनी गहरी थी कि जैसे कानों में चीख रही हो। मेरा दिल घबरा गया। आज भी 15 साल गुजरने के बाद जब मैं इस वाक़ये को याद करता हूँ तो मेरी रूह कांप उठती है। फिर मैंने दोबारा चीख कर पूछा, कोई है वहाँ पर? लेकिन मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ कोई कह रहा हो कि यहाँ से भाग जा। बचपन से ही मैंने सीखा था कि अपने अंदर के एहसास पर भरोसा रखना चाहिए। मैंने फ़ौरन दौड़ लगाई, चेक्ड एसयूवीज़ की लाइन के साथ भागकर अपनी गाड़ी में बैठा, रोलर डोर खोला और बस इतना कि मेरी गाड़ी निकल सके। टायर्स बारिश से गीले रास्ते पर फिसल रहे थे और फुल स्पीड से दानिश के ऑफिस की तरफ निकल गया, जो गेट हाउस के पास था। चंद महीने बाद जब मैं वापस आया तो दानिश ने बताया कि जब मैं उसके ऑफिस के दरवाजे के पास पहुंचा तो मेरा चेहरा सफ़ेद था और हाथ कांप रहे थे। मुझे याद है कि मैं आराम से चल के गया था और सोफे पर बैठ गया था, लेकिन दानिश का कहना था कि वो मुझे हाथ पकड़कर सोफे तक लेके गया था। फिर दानिश ने मुझसे पूछा, तुम्हें कुछ दिखा या सिर्फ आवाज़ सुनाई दी? उसने बताया कि कुछ हैंगर्स में अजीब सी रूहानी चीज़ें होती हैं, लेकिन हैंगर नंबर 1 सबसे ज़्यादा एक्टिव है। यहाँ एक जंग के असले की रिपेयरिंग हो रही थी। एक मैकेनिक प्लान के पंखे पर था और दूसरा नीचे ज़मीन पर। जब ऊपर वाला मैकेनिक ने कहा, ठीक है अब चलो, तो नीचे वाले ने प्रोपेलर चला दिया। इंजन फ़ौरन स्टार्ट हो गया और ऊपर वाला मैकेनिक अपना बैलेंस खो बैठा। वो सीधा घूमती हुई ब्लेड्स में गिर गया, जो फ़ौरन उसका काम तमाम कर गई। दानिश भी ये नहीं समझ सका कि इस हैंगर में ऐसी खौफनाक हवा क्यों बसी हुई है, लेकिन मैं पहला शख्स नहीं था जो वहाँ से डर कर भागा था, और मेरे बाद भी शायद और लोग इसका शिकार हुए होंगे। मुझे अपना काम तो पूरा करना था, तो जब थोड़ा हिम्मत जुटाई तो वापस गया, लेकिन इस बार मैंने रोलर डोर खोला ही रखा और गाड़ी का इंजन चालू ही रखा। ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ।
अस्सलाम वालेकुम। सालों पहले सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा था। फिर मैंने एक घर खरीदा और उस घर में जब मैं शिफ्ट हुआ उस वक्त मेरे पास 3 बिल्लियाँ थी और वो जल्दी से ही नई जगह पर एडजस्ट कर गई थी। पहला महीना बिना किसी मसले के गुजरा, लेकिन दूसरा महीना अजीब चीज़ें महसूस होने लगी उस वक्त। लगभग हर रात मेरी बिल्लियाँ अजीब तरह से बर्ताव करने लगी। वो घर के रास्तों को घूरती रहती थी, जैसे कोई ना दिखने वाली चीज़ उनके तरफ आ रही हो या वो उन्हें देख रही हो। कभी कभी जब मैं लाहौर के अपने फ्लैट में सोफे पर बैठा होता था और तीनों बिल्लियाँ मेरे आसपास होती थीं, अचानक उनके सर एक साथ उठते और वो एक ही जगह देखने पर मजबूर हो जाती। फिर उनकी आंखें ऐसी लगती जैसे किसी चीज़ को फॉलो कर रही हों जो रास्ते से कमरे की तरफ जा रहे हों। पहले तो मैं समझा कि ये बिल्लियों का एक अजीब शौक है, लेकिन ये रोज़ का मामला बन गया था। छठा महीना आया तो चीज़ें और भी खौफनाक हो गईं। रात के 4 बजे आंख खुलती तो वॉशरूम का शावर पूरी तरह चल रहा होता था। पहले तो सोचा शायद पाइप का मसला है या मैं भूल गया हूँ उसे बंद करना, लेकिन दिल के अंदर मालूम था कि ऐसा नहीं हो सकता। काम से वापस आता तो देखता कि किचन का फ्रिज और ओवन दोनों खुले हुए हैं, जैसे कोई उन्हें खोल कर चीज़ें देख रहा हो उनमें। मेरी बिल्लियाँ जो कि आमतौर पर खेलने वाली और फ्रेंडली थीं, वो बिस्तर के नीचे छुप जाती हैं और साफ दिखाई देता कि वो डरी हुई हैं। थोड़ी देर बाद रात को उठता तो देखता कि हर टैप से पानी बह रहा है। किचन, बाथरूम, हत्ता कि हमारा बेसन का नल भी वहाँ बह रहा होता था उससे पानी। घर की चाबी किसी और के पास नहीं थी और मुझे कोई समझ नहीं आ रही थी कि ये सब कैसे और क्यों हो रहा है। आखिरी कुछ हफ्ते सबसे ज़्यादा खौफनाक रहे मेरे लिए। मैं हल्की हंसने की आवाज़ें सुनता डोर के पीछे से, जैसे दरवाजे से कोई हल्की मुस्कुराहट या खिलखिलाहट हो, जबकि मैं अकेला रहता था इस घर में। ये आवाज़ें रोज़ नहीं होती थी, लेकिन इतनी होती थी कि बेचैन कर दें। अक्सर रात देर तक या सुबह सुबह ये आवाज़ें सुनाई देती जो घर में गूंजती रहती थी। आखिर मैंने फ़ैसला किया कि यहाँ से निकल जाऊँ और इसी गली में सामने वाले घर को ख़रीद लूँ। जब मैं चला गया तो वो किराए के घर काफ़ी अरसे तक खाली रहा। किसी ने भी उसे किराए पर लेने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। मैंने ये तजुर्बा किसी से शेयर नहीं किया, लेकिन आज भी कभी कभी उस घर की तरफ देखता हूँ तो खिड़कियों के अंदर से साया हिलता हुआ नज़र आता है मुझे। ऐसा लगता है जैसे कोई सिर्फ मुझे ही घूर रहा है, जैसे कोई अंदर चल रहा है वहाँ पर, जबकि वो घर खाली होता है। अब तक समझ नहीं आ सका कि वो अजीब हरकतें हैं, बिल्लियों का बर्ताव और वो खौफनाक साए क्या थे। ये सब सवालात छोड़ गया और कोई जवाब नहीं मिला मुझे अब तक। फ़िलहाल ये थे मेरे वाक़यात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। मेरे वालिद के काम की वजह से हमें अक्सर पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में रहना पड़ता है। एक दफ़ा उनका एक कॉन्ट्रैक्ट फैसलाबाद के बाहर एक पुराने और अलग खेत में बने हुए फार्म हाउस में मिला। फार्म हाउस कम घर ज़्यादा था। वो एक पुराना लेकिन खूबसूरत मकान था, 2 मंजिलों पर मुश्तमिल। पुरानी लकड़ी के कड़कते फर्श और एक पुरानी डूबी सा शफ था, जैसे वो हॉरर फिल्म्स में दिखाते हैं। मैं उस वक्त घर पर तालीम हासिल कर रहा था, इसलिए ज़्यादा वक्त मैं इस जगह के चक्कर लगाता रहता था। मेरी वालिदा और मैं मुश्किल से ही घर से बाहर जाते थे। ये घर हमारी पूरी दुनिया बन गया था। इस प्रॉपर्टी का असल मालिक बुज़ुर्ग शोहर बीवी थे जो अब मकान से तकरीबन 500 मीटर दूर एक छोटी सी कॉटेज में रहते थे। ये घर उस बुज़ुर्ग शख्स के वालिद ने बनाया था और उसने अपनी पूरी ज़िंदगी यहीं गुजारी थी। अपने 2 बच्चों को यहीं पाला था। मुझे ये अजीब लगा कि वो दोनों इतनी छोटी जगह क्यों रहते हैं, इतना बड़ा घर किराए पर क्यों दिया हुआ है उन्होंने। लेकिन मैं ये समझ गया कि उनकी उम्र के लिए इतना बड़ा घर को संभालना मुश्किल हो सकता था। शुरू में सब कुछ ठीक लगता था मुझे, लेकिन 1 महीने बाद छोटी छोटी चीज़ें अजीब महसूस होने लगीं। मेरी वालिदा रोज़ शाम को वालिद के आने से पहले खाना बनाती थीं ताकि उनका खाना गर्म हो और नहाने का पानी तैयार हो। एक शाम जब हम लाउंज में बैठे हुए थे, हमें किचन से आवाज़ आई जैसे कोई देगची उबाल रहा हो। जब मेरी माँ चेक करने गई
तो देखा कि तमाम बर्तन अलमारियों से निकलकर काउंटर पर उल्टे रखे गए थे। उन्होंने फ़ौरन कहा कि ये तुमने किया है, लेकिन मेरी कितनी भी सफाई उन्हें नहीं मना सकती थी और मुझे भी घबराहट महसूस होने लगी। कुछ दिनों बाद हम लाउंज में टीवी देख रहे थे कि हमें ऊपर से कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगी। किसी की आहट महसूस होने लगी। धीमी धीमी समझदारी से उठाई हुए आहटें पुरानी लकड़ी के फर्श पर इधर उधर चल रही थी। फिर वो आवाज़ें सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगीं और फिर खामोशी। हमने पूरा घर चेक किया लेकिन कोई भी नहीं था। कदमों की आवाज़ और किचन में चमचों की खरचने की आवाज़ रोज़मर्रा का हिस्सा बन गई थी हमारी ज़िंदगी के लिए। मेरी माँ डर गई थी लेकिन वालिद ने हंसकर कहा, हवा होगी या कोई परिंदा या कोई छोटा मोटा जानवर होगा। उन्होंने बर्तनों के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों से लग रहा था कि वो समझ रहे हैं मैं कोई शरारत कर रहा हूँ, जबकि मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। फिर वो दिन आया जो आज भी मेरी रूह को हिला देता है। मेरी माँ शॉपिंग करने गई थी और मैं घर में अकेला था। मैं टीवी के सामने बैठा गेम बॉय खेल रहा था कि फिर वही कदमों की आवाज़ सुनाई दी। इस दफ़ा ये आवाज़ सिर्फ ऊपर तक नहीं रुकी, बल्कि ये धीरे धीरे नीचे आने लगी। मैं जम गया। मेरा दिल घबराहट में चला गया। हर स्टेप का चीखना सुनाई दे रहा था मुझे महसूस हुआ कि कोई भारी चीज़ सीढ़ियों से नीचे उतर रही है। ये हवा नहीं थी या कोई जानवर भी नहीं लग रहा था। मैं बिना सोचे समझे गेम बॉय हाथ में लिया, भागकर घर से निकल गया और 3 किलोमीटर दूर फार्म के गेट तक पहुंच गया। मैंने पीछे मुड़ के देखा, जो मैं देख ही नहीं सकता था। पूरे रास्ते मुझे महसूस होता रहा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, कोई जो मुझे देखना चाहता है, लेकिन मैं नहीं रुका। बाहर पहुंचकर मेरा सांस फूला और मैं वहां बैठा रहा। कई घंटे गुजर गए। मेरा गेम बॉय मेरे हाथ में था जो कि अब बंद हो गया था, लेकिन मैं उसे हाथ में पकड़े बैठा रहा जैसे किसी ज़िंदगी की डोर हो। मुझे पता था कि अंदर नई बैटरी चार्ज हो रहे हैं, लेकिन मैं वापस नहीं जाना चाहता था। मोर्टल कम्बैट की गेम इंतज़ार कर रही थी। इस दिन के बाद वो सरगर्मी कभी इतनी इंटेंस नहीं हुई, लेकिन कदमों की आवाज़ और किचन में बर्तन इधर उधर होना मिलते रहते हैं, हमें नज़र आते रहते हैं हमें। मैं और मेरी माँ हमेशा चौकन्ना रहते हैं। हम उस घर में 1 साल से थोड़ा ज़्यादा रहे। 1 महीने पहले जब हम मूव करने वाले थे उस घर से, तो हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ गई। मेरी माँ ने कहा कि चलो उन बुज़ुर्गों से मिलकर पूछते हैं कि क्या उनके घर भी कुछ ऐसा हुआ है। जब हमने उनसे ये सवाल किया तो बुज़ुर्ग शख्स का चेहरा स्याह तार हो गया। कुछ देर खामोशी के बाद उसने एक कहानी सुनाई जो हमें हिला गई। उनके 2 जुड़वा बच्चे थे, एक लड़की और एक लड़का। जब वो 16 साल के थे तो एक दिन लड़की पर किसी का हमला हुआ। जब वो खेतों से वापस आई, उसके बाद वो पहले जैसी नहीं रही। उसकी आंखों की रोशनी जैसे चली सी गई हो। एक दिन उसके वालिद जब घर आए और किचन में गए तो उसकी बेटी वहाँ पे मरी पड़ी थी। उसके भाई जो हमेशा उसका हामी था, टूट गया। कुछ साल बाद उसने भी इस घर में अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। बुज़ुर्ग शख्स ने हमें ये नहीं बताया कि उसका बेटा था, वो गलत संगत में था, वो ड्रग्स लेता था, इसीलिए उसकी उस घर में मौत हुई थी। बुज़ुर्ग शख्स ने हमें ये नहीं बताया कि वो जगह घर में कहाँ थी, सिर्फ ये कहा कि ये सब यहाँ हुआ। फिर हल्की सी आवाज़ में कहा कि असल वजह ये थी कि उन्होंने ये घर क्यों छोड़ा। हर रात जब वो दोनों अपने बिस्तर में लेटे तो उन्हें अपने बच्चों की आवाज़ें सुनाई देती थीं, कभी धीमी कभी तेज़, लेकिन हमेशा वही आवाज़। उनके बच्चे आपस में बातें कर रहे होते थे जैसे जिंदा हों। अपने मरे हुए बच्चों की आवाज़ हर रात सुनना उनके बस का काम नहीं था। उन्होंने वो कॉटेज बनाई और वहाँ चले गए ताकि इस दुख से बच सकें। इतना सब सुनने के बाद भी मैं खुद को ये समझाता रहा कि शायद ये सब मेरा वहम था। मैं कभी भी ऐसी छोटी मोटी पैरानॉर्मल चीज़ों पे यकीन नहीं करता था, लेकिन आज तक मैं ये नहीं समझ सका कि उस घर में मेरे साथ क्या हुआ। वो कदमों की आवाज़ जो मेरी तरफ सीढ़ियों से नीचे आ रही थी जब मैं अकेला था, उसकी याद आज भी मेरी रूह को कांप देती है। ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था।
जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास कुछ अजीब वाक़यात हैं जो सब पाकिस्तान में हुए मेरे साथ। पहले वाक़या लाहौर के गुलबर्ग के एक छोटे पार्क में हुआ जो एक कब्रिस्तान के गिर्द बना हुआ था। ये जगह आम तौर पर बहुत पुरसकून होती थी, जहाँ मैं जॉगिंग करने जाता था। एक दिन जब मैं पार्क के अंदर भाग रहा था तो एक मोड़ पर मुझे एक अजीब सी बड़ी शक्ल का जानवर नज़र आया जो कि कुत्ते जैसा था, लेकिन उसका जिस्म आम कुत्ते से बहुत बड़ा था। उसकी हरकत बहुत ही खामोश और अजीब सी थी, जैसे कोई चीज़ जानबूझकर चल रही हो। मैंने अपनी जॉगिंग की रफ्तार थोड़ी तेज़ कर दी और सिर्फ 10 सेकंड बाद उस मोड़ पर पहुंचा, लेकिन वो जानवर गायब हो चुका था। पार्क छोटा था, लेकिन वो जैसी बड़ी चीज़ का बिना आवाज़ किए या निशान के बगैर निशान के गायब हो जाना। उस दिन के बाद भी जब मैं वहाँ जॉगिंग करता था तो हमेशा बेचैनी सी महसूस होती थी। ऐसा तो आपने भी सुना ही होगा कि अगर कोई जिन वगैरह भी आए तो वो या तो जानवर की शक्ल में आता है। तो मैं इस वाक़ये को उसी से रिलेट करता हूँ बस। अगला वाक़या तब हुआ जब मैं एक सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम कर रहा था। मेरी ड्यूटी इस्लामाबाद के F6 सेक्टर में थी, एक हुकूमती बंगले के इर्द गिर्द, जो कि बहुत पुरस्कार और शानदार भी था। ये मकान पाकिस्तान के एक अहम अफसर का था और वहाँ अजीब चीज़ें अक्सर होती रहती थी। वो मकान वैसे तो ज़्यादातर खाली ही रहता था। उस मकान के बाहर एक चौकी थी जिसके इर्द गिर्द खिड़कियाँ तो थी, लेकिन उस पर धुंधले शीशे थे और कुछ कैमरे मॉनिटर्स लगे हुए थे वहाँ पर। हमें मकान के अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती थी जब तक हुक्म ना मिलता। वो चौकी के बाहर से भी ये मकान आम जगह जैसा नहीं लगता था। मेरी ड्यूटी का पहला हफ्ता ही मैंने देखा कि मकान के अंदर रोशनियाँ खुद ब खुद ऑन हो जाती हैं या कुछ ना कुछ आवाज़ें अंदर से सुनाई देती हैं, जबकि वो मकान खाली कहलाता था। हैरानी से मैंने वहाँ के इर्द गिर्द पड़ोसियों से भी पूछा तो वो कहते थे कि ये मकान शुरू से पुरसरार है, ये काफ़ी अरसे तक खाली रहता है और तभी इसके अंदर से अजीब आवाज़ें भी आती हैं। सिक्योरिटी लॉज में भी अजीब वाक़यात होते रहे। कभी कभी धुंधली गिलास के दरवाजे पर ज़ोर से दस्तक होती, लेकिन जब देखता तो वहाँ कोई नहीं होता था। कभी मकान के अंदर की रोशनियाँ अचानक जल उठती थीं जबकि मकान खाली होता था। अक्सर राउंड्स के दौरान मुझे खिड़कियों के पास खड़े साए नज़र आते थे, जैसे लगता था कि अंदर कोई है, हत्ता के अंदर होता कोई नहीं था, जैसे कोई अंदाजे से कमरे में गुजर रहा हो। सबसे यादगार वाक़या मेरे एक साथी के साथ हुआ। रात के वक्त वो लॉज में बैठा हुआ था जब उसने देखा कि एक साया लॉज के अंदर आ गया। वो इतना घबरा गया कि फ़ौरन बाहर भाग गया और वहाँ से मौजूद एक पड़ोसी को बुलाया। उसने वापस लॉज के अंदर जाने से इनकार कर दिया। मकान के पीछे बगीचे में एक पुरानी बेंच लगी हुई थी। ये जगह मशहूर थी कि वो लोग ख़ास तौर पर मेरे साथी अक्सर वहाँ साए बैठे या चलते फिरते देखते थे। इतनी दफ़ा ये वाक़यात हुए कि आखिरकार बेंच को हटा दिया गया वहाँ से। जब भी मकान के मालिक और उनकी बीवी शहर से बाहर होते तो मकान में रहने के लिए हाउस सीटर बुलाया जाता, लेकिन हर दफ़ा रात के वक्त वो भी हमारे सिक्योरिटी लॉज में आ जाता, क्योंकि मकान में अकेले रहने की हिम्मत नहीं होती थी किसी की। इन सब वाक़यात ने मुझे यकीन दिला दिया कि वह मकान वाकई पुरसरार है। फ़िलहाल ये थे मेरा वाक़यात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। तो जी फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरीज़। आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरीज़ कैसी लगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कहानियाँ वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। अपना ख्याल रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।